आपके घर वालों का प्रतिक्रिया क्या रहा? भयंकर। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत भयंकर रिएक्शन था। फिर आप और कुछ ज़्यादा चाहते हैं? डेयरी सेक्टर लॉस का सेक्टर है, मत जाओ। जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम सुनाते हैं हमारे आदिवासी समाज की ऐसी कहानियां जो संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की पहचान बन चुकी है। आज हमारे साथ एक प्रेरणादायक उद्यमी अमरनाथ लकड़ा जी। अमरनाथ जी ने 2017 में सिर्फ एक गाय से अपने डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की थी। धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने इसे बढ़ाकर 20 गायों तक पहुंचा दिया। आज वे रोज लगभग 150 से 170 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं, जो वे कॉन्वेंट्स और स्थानीय घरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन उनका सपना यहीं तक सीमित नहीं है। अब वे 10,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले दूध प्रोसेसिंग प्लांट की तैयारी कर रहे हैं। अमरनाथ लकड़ा जी न सिर्फ एक सफल उद्यमी है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने गांव, समाज और संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए हैं। वे इस बात का जीवंत उदाहरण है कि अगर इरादा मजबूत हो तो गांव में रहकर भी दुनिया बदली जा सकती है। आदिनिवास टीम की ओर से जोहार सर, और आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हमें बताइए आपका बचपन कैसा बीता, गांव हरियो और वहाँ का माहौल आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है? सबसे पहले तो फिर से एक बार जोहार सभी को आपके माध्यम से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें इस पॉडकास्ट के लिए चुना। जैसा कि बताया, मेरा जन्म चतरा जिले के हड़ियो गांव में हुआ, जहां जो बहुत ही सुदूरवर्ती गांव है, जंगल के बीच में हमारा बहुत सुंदर सा एक गांव है। वहां जन्म हुआ। उसके बाद चूंकि वहां पे हमारे गांव में वैसे शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, तो हमारी शिक्षा दीक्षा के लिए हम लोग हजारीबाग आए। हजारीबाग पास में एक छोटा शहर है, उसी जगह पे हमारी पढ़ाई हुई। और हमारे गांव का बहुत एक पॉजिटिव हमेशा से एक एनवायरनमेंट रहा है, क्योंकि हमारे गांव को मतलब पूरे हमारे इलाके में हमारा इकलौता गांव है जो जहां की साक्षरता दर अगर देखें तो लगभग 70% से ऊपर है। तो एक सकारात्मक एनर्जी, ऊर्जा वहाँ पे हमें हमेशा से मिलती थी, और उसी को आगे सपने के तौर पे हम लेकर चलते गए और आज यहाँ पर हैं। तो देखा जाए तो जैसे जैसे हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें आते आते खुलती जाती है, आते आते वो रास्ता बनता जाता है। तो उसी तरह मेरा भी जर्नी रहा है गांव से निकल के यहाँ तक आने में। कभी बचपन में ही मैंने ये नहीं सोचा था जब मैं गांव में था कि मैं ये काम करूंगा और ये मेरा सपना होगा, पर करते 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 ये मेरी किस्मत ने मुझको यहाँ तक मतलब पहुँचाया है। अभी देखते हैं आगे कहाँ तक हम जा पाते हैं। और तो सर, आपकी पढ़ाई की शुरुआत हजारीबाग से हुई, फिर जमशेदपुर और IIM रांची तक पहुंची। यह सफ़र कैसे तय हुआ और किन लोगों ने इसमें आपकी मदद की? मेरे प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो हजारीबाग में हुई। वहाँ सेंट रॉबर्ट स्कूल में, जो हिंदी मीडियम स्कूल था, वहाँ से पढ़ाई उड़ाई हुई। क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस में थे और सिपाही ग्रेड में थे, तो बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं था। तो हम 5 भाई बहन थे, हमारे सबके पढ़ाई की व्यवस्था उनको करनी थी। और साथ में मेरे चाचा के बेटे भी, वो भी हमारे भाई साथ में ही रहते थे। तो काफ़ी बड़े परिवार को, पिताजी को कम इनकम में देखना पड़ता था। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना संभव नहीं हुआ, तो हम लोग हिंदी मीडियम में ही सारे बच्चे पढ़े। सेंट रॉबर्ट से स्कूलिंग हुई, उसके बाद फिर सेंट कोलंबस कॉलेज से मेरा इंटरमीडिएट हुआ साइंस में। क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न मैं आया था मतलब मैट्रिक में 10th में, तो घर वालों का कहना था कि नहीं तुम साइंस लेके पढ़ो। तो ज़बरदस्ती मुझको साइंस, मेरी रुचि नहीं थी, फिर भी साइंस में ढकेल दिया गया। तो फिर इंटरमीडिएट में मैं साइंस लेके पढ़ा। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ दोस्तों के साथ हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी मिली। दोस्तों ने भी भरा था, मुझको भी उन्होंने फॉर्म भरवाया, मैं भी भरा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ स्टेट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम। तो BIT सिंदरी में मुझको एडमिशन मिल रहा था 3-4 स्ट्रीम्स में, बट वहाँ ना जाके, चूँकि मुझको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का मन था, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाने का मन था उस समय। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चक्कर में RVS कॉलेज, एक प्राइवेट कॉलेज है जमशेदपुर में, वहाँ चला गया, वहाँ एडमिशन लिया।
इस तरह से पढ़ाई आगे चलती रही। तो सर आपको अपने गांव से निकलकर इतनी ऊंची पढ़ाई करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या कोई ऐसा पल था जब आपने ठान लिया कि आपको कुछ अलग करना है? बचपन में ये इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। हम लोग बहुत साधारण परिवार से थे। हमारा पिताजी के इनकम से जितना गुजर बसर होता था। उसके अलावा हम लोग का गांव हजारीबाग के पास में ही है, तो हम लोग अक्सर गांव जाया करते थे। खेती बाड़ी का हमारा काम था, हम लोग खेती बाड़ी करते थे। तो वहाँ से एक मतलब पिताजी की कुछ इच्छाएं थी। वो कहते थे हमारे गांव तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है, सही सड़क नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कहते थे बचपन में कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, इंजीनियर बन के गांव के विकास में तुम अपनी भागीदारी देना। तो उससे एक मन में था, लेकिन उस समय बचपन में उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं था कि हाँ इन सीढ़ियों के थ्रू हम इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें गाइड करने वाले भी उस समय कोई नहीं थे। ना मेरे परिवार में कोई ग्रेजुएट से ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी तरह का स्पेशल एजुकेशन किसी ने लिया था नहीं, हायर एजुकेशन। ना ही मेरे पूरे खानदान में, ना ही मेरे पूरे गांव में। तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, और उस समय आज के जैसा इंटरनेट का ज़माना भी नहीं था 2006-2008 के समय में। तो जो भी मिलता था जानकारी वो किताबों के जरिए, या तो फिर जो आस पड़ोस के लोग हैं जो अपने परिचित हैं उनके। तो वैसा माहौल कभी मिला नहीं। खुद से जितना करते गए, चलते गए, सीखते गए, आगे बढ़ते रहे। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो जैसे आपके पिताजी चाहते थे कि आप इंजीनियरिंग करें, तो क्या वो आपके इंजीनियरिंग करने को लेकर के उनका क्या प्रतिक्रिया था, उनका रिएक्शन क्या था? नहीं, वो पिताजी बहुत खुश थे जब मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। और चूँकि किसी को जानकारी नहीं था इस बारे में, तो मुझको भी उतना समझ नहीं था, तो बीआईटी सिंदरी छोड़ के आरवीएस कॉलेज चले गए, प्राइवेट कॉलेज में। जबकि बीआईटी सिंदरी जाते तो वहाँ फीस भी नहीं लगता, जो भी थोड़ा बहुत फीस था वो स्कॉलरशिप से रिकवर हो जाता, और वहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छा था। वो छोड़ के आरवीएस कॉलेज, एक प्राइवेट कॉलेज में चले गए जहाँ पे फ़ीस काफ़ी ज़्यादा था उसके तुलना में, सिंदरी के तुलना में। और वहाँ पे तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास साल का खर्च इंजीनियरिंग का चला जाता था। तो पिताजी की उतनी इनकम थी नहीं। पर जब एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ, मुझको वहाँ एडमिशन मिल गया, तो पिताजी का बहुत गौरवान्वित महसूस किए, और उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत करो तुम पैसे की। मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। जब मुझको पता चला कि आरवीएस का फ़ीस इतना ज़्यादा है तो मैं मना कर दिया था। पर उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, तुम पढ़ाई की चिंता करो, पैसे की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तो वो काफ़ी खुश थे उस मेरे मतलब एक तरह से छोटा सा जो अचीवमेंट था उससे खुश थे। तो कोशिश थी मेरी उनको उनके सपनों को साकार करने की। जी। तो सर जैसे कि आज आप एक आदिवासी परिवार से आते हैं और एक सफल उद्यमी हैं, तो इस पहचान के साथ समाज में आगे बढ़ना आपको कैसा महसूस कराता है? अभी तक तो मैं अपने आप को सफल उद्यमी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब तक अभी हम लोग थोड़ा बिजनेस कर रहे हैं इसलिए आप उद्यमी कह सकते हैं। पर सफल उद्यमी शायद मैं तब अपने आप को महसूस करूँगा जब मेरी वजह से लगभग 1000 परिवार, मतलब 1000 परिवारों का चूल्हा जल सके कम से कम, तब जाकर मुझको लगेगा कि मैं सफल हुआ हूँ उद्यमी के तौर पे। पर हाँ, क्योंकि हमने एक मतलब आउट ऑफ द बॉक्स काम किया अपने सोसाइटी में, क्योंकि बिज़नेस हमारा रूट मेन लाइन नहीं था हमारे सोसाइटी का, बिज़नेस में जाते नहीं थे लोग, तो हटके कुछ काम किया। तो आज लोग उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और वो अच्छा महसूस होता है। लोग एक तरह से अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आपने एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और ये सब आपने किया, इतना हिम्मत किया। क्योंकि जब शुरुआत हमने किया था उस समय बहुत विरोध झेलना पड़ा था। जैसा कि मैं बताया इंजीनियरिंग किया मैं, उसके बाद फिर तब तक मेरा सपना था कि बस एक हंसी खुशी परिवार हो मेरा, अपना जीने के लिए मतलब अपनी जीविका के लिए जितना पैसा चाहिए सफिशिएंट एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए उतना मैं महीने का कमा लूँ, 50,000 1 लाख रुपए तक भी इनकम हो जाए तो सफिशिएंट है, आराम से रहूँगा, खाऊंगा पीऊँगा, बीवी बच्चे रहेंगे, ऐसा सोचना था इंजीनियरिंग तक मेरा। पर उसके बाद फिर एक समय आया जब मैं गांव गया इंजीनियरिंग के बाद, तो उस दरमियान गांव के हालात को देखकर मुझको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, पैसे थोड़े और कमाने पड़ेंगे, क्योंकि
लोगों को क्योंकि बहुत ज़रूरत है, हमारी जो पीढ़ी है खास करके युवा पीढ़ी वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है। गांव-गांव में देखेंगे आप आजकल के टीनेजर जो हैं, बच्चे लोग नशा के आदी होते जा रहे हैं, ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है हमारे गांव में। तो उन सब चीज़ों को लेकर मुझको बहुत चिंता होने लगी, पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी आप गांव जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब लोग नहीं मिलेंगे गांव में। ज़्यादातर जो युवा हैं या सक्षम लोग हैं जो शारीरिक रूप से ठीक हैं, वो लोग कहीं ना कहीं पलायन हो चुके हैं काम के लिए। तो ये इन सब चीज़ों से मुझको चिंता होने लगी कि आखिर एक समय ऐसा भी तो आ सकता है जब गांव में कुछ बचे ना और लोग ज़मीनें जो गांव की है वो सुरक्षित ना रहे। तो मुझको लगा कि बाहर जाने के बजाय यहीं पे मतलब नौकरी करने से मतलब सफिशिएंट नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा करना होगा कि हम उनको किसी तरीके से मदद कर पाएँ, रोज़गार यहाँ पे सृजन कर पाएँ। तब जाके मेरे दिमाग में आया और कुछ दोस्तों से राय मशवरा किया, उन्होंने बताया कि एमबीए करो तुम, एमबीए करोगे तो अच्छा तुमको और बढ़िया पैकेज मिलेगा। तो उस वजह से मैं एमबीए का फिर कैट का तैयारी किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी मेरा क्लियर हुआ। तो फिर आईएम रांची मैं गया, मैंने वही भरा था कॉलेज क्योंकि मैं बाहर भी जाना नहीं चाहता था। तो आईएम रांची में मैंने फिर एमबीए किया। उस दरमियान मैंने चूँकि देश के जो बेस्ट ब्रेन जो बोलते हैं देश के छट के आते हैं कैट एग्ज़ाम के थ्रू, और हमारे साथ उस कॉलेज में पूरे देश के स्टूडेंट थे जिन लोगों के साथ रह के बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशली मैं देखता हूँ अपने आप में मुझे रिस्क टेकिंग की जो एबिलिटी है वो वहाँ पे मेरी डेवलप हुई कि हाँ रिस्क लिया जा सकता है, लेना चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क बुरा नहीं होता है। तो वहाँ मुझको एक विज़न आया कि नहीं, क्यों नहीं नौकरी करने के बजाय मैं बिज़नेस करूँ, बिज़नेस करके यहाँ पे रोज़गार भी दे सकता हूँ और यहाँ पे लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ भी रह सकता हूँ। क्योंकि हमारे लोगों को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, सिर्फ रोज़गार ही नहीं चाहिए, बौद्धिक स्तर पे भी उनको ऊपर लाने के लिए बौद्धिक संचार का भी ज़रूरत है। तो जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं अगर सभी बाहर चले जाएंगे तो फिर यहाँ वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन सब सोच के साथ मैं फिर बोला कि नहीं, मैं यही बिज़नेस करता हूँ, रुक गया मैं। और फिर डेयरी, चूँकि बिज़नेस में कौन सा बिज़नेस किया जाए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था सिलेक्शन। तो चूँकि हमारे यहाँ पे सभी के पास ज़मीन की बहुत उपलब्धता है, ज़मीन सबके पास भरपूर है और जितना भी पशु को पालने के लिए चारा होता है वो खेत में उपजता है। हमारे पास खेत भरपूर है, उसमें चारा उपजा सकते हैं, जिससे कि पशुपालन का जो खर्च है वो 80% कम हो सकता है। जी। तो हमारे लोग अपने ही गांव घर में अपने ही ज़मीन में खुद को स्वरोजगार देकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जिससे वो एक नौकरी पेशा वाले जितना इनकम करके अच्छे लाइफस्टाइल जी सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा। इन सभी सोच के साथ, इन सभी विजन के साथ डेयरी सेक्टर को मैंने चुना और अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाने वाला हूँ, जिसका एक तरह से कहे गवर्नमेंट से स्कीम एक है पीएमएफएमई जो मैंने लिया है, वो मुझको मिल गया है, लोन का सारा प्रोसेस हो चुका है। अब प्लांट लगाना है मुझको, वो 2 महीने के अंदर हो जाएगा। ट्रायल रन मैं दिसंबर में करने वाला हूँ और जनवरी से फुल फ्लेज प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद तकरीबन शुरुआत में मैं 1000 लीटर दूध से शुरू करने वाला हूँ। तो उसमें तकरीबन 100-200 किसान परिवार जुड़ेंगे मुझसे, जो मुझको दूध सप्लाई करेंगे और मैं उस दूध को प्रोसेस करके फिर मार्केट में सेल आउट करूँगा। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को लाभ दे सकूँ। यही मेरा छोटा सा विज़न था इस बिज़नेस के पीछे। और तो सर जैसे कि हमें पता है आपने 2017 में आपने डेयरी की शुरुआत की। तो सर जब आप 2017 में सिर्फ एक ही गाय से अपनी शुरुआत की थी और अभी आपके केटल में 20 से अधिक गाय हैं जी, तो उस वक्त क्या क्या मुश्किलें आई और आपने उन मुश्किलों का कैसे सामना किया? ये सबसे बड़ी मुश्किल तो थी पूंजी की। मेरे पास किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं था और जैसा कि मैं बताया, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और परिवार बहुत बड़ा था हमारा और कमाने वाले पिताजी सिर्फ थे। तो उसकी वजह से हमको कोई पूंजी मिला नहीं। जो भी पैसे थे थोड़े बहुत वो इंजीनियरिंग में मेरे चले गए और उस समय पढ़ाई के दरमियान कुछ मतलब पिताजी ने कुछ कर्ज भी लिया था। तो ये संभव नहीं था कि मैं घर से कुछ पूंजी लेकर आऊँ। तो पूंजी के लिए मुझको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। मुझको लगा था कि मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, मैनेजमेंट की डिग्री, वो भी आईएम के जैसे संस्थान की, तो
उस समय मैं 5 गाय का एक प्रोजेक्ट, 5 लाख का प्रोजेक्ट बना के बैंक को अप्रोच किया। मुझको लग रहा था कि बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वो मतलब लगभग 6 महीने मैं बैंकों के पीछे दौड़ा, 6 से 7 बैंक के पीछे मैं दौड़ा दौड़ा, बहुत जूते घिसे, तब समझ में आया कि मिलने वाला नहीं है लोन। फिर उसके बाद मैं मतलब मैंने इंडिविजुअली लोगों को कांटेक्ट करने लगा इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, मेरे पास एक आइडिया था। जैसे मैंने बताया कि मेरा एक सोच था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकूं अपने ही गांव घर में, अपनी ज़मीन में, इसलिए मैं ये कर रहा था। और इसके साथ साथ कॉलेज मेरा जब ख़त्म हुआ था मैनेजमेंट का, उसके बाद मेरे ही हमारे सहपाठी थे, उन्होंने एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया था तब, और मांझी में। तो मैं उनके साथ 6 महीने मार्केट रिसर्च का काम किया था, उनका प्लांट सेटअप का प्रोजेक्ट में मैं था, साथ में काम किया था। तो उस समय मुझको ये और क्लियर हो गया था कि इस सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दूध में झारखंड अभी भी लगभग 35% डेफिसिट स्टेट है। हमारे पास दूध का उत्पादन ही नहीं है जितना हमें रिक्वायरमेंट है अभी भी। हम नेबर स्टेट्स पे डिपेंडेंट है, बिहार, बंगाल, इधर से उड़ीसा से हमें दूध सप्लाई होता है, तब जाके किसी तरह हमारा 70% नीड पूरा हो पाता है। तो यहाँ पे स्कोप बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ को देख के ये शुरुआत मतलब किए, और शुरुआत कर मतलब एक मन बनाया करने का, और फिर फंड के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। फिर जाके कभी करीब 40-45 लोगों को मैंने काफ़ी समय दिया, उनसे बात किया, तब जाके मेरा एक फ्रेंड वो मुझको एग्री हुआ, वो बैंक में कार्यरत है, बैंक मैनेजर हैं, वो बेचारा मुझको महीने महीने अपने सैलरी में से 20-25 हज़ार रुपये भेजता गया। और इस तरह से एक लंबा समय लगा, साल भर मुझको लगा ये सेटअप बनाने में, तब जाके ये मेरा शुरुआत हुआ। और उस समय हमारे पास उतना ही पूंजी था कि एक गाय खरीद सके सेटअप करने के बाद, तो वो एक गाय से हमारी शुरुआत हुई थी। फिर कारवां चलता गया बहुत अच्छे से, हमने 2 साल बहुत मेहनत किया, और 2019 में आते आते 2019-20 में हमारे पास लगभग 20 गाय उस समय हो गया था। उसके बाद जैसे हम लोग और आगे बढ़ रहे थे, उस समय जब कोविड आया 2021 में, वो सबसे बहुत मतलब बहुत डिजायरस मतलब सिचुएशन था हमारी। एक तरह से कहे तो मुझको लग रहा था पता नहीं क्या गलती कर लिया मैंने बिजनेस करने का सोच कर, या क्या ऐसा सिचुएशन आ गया था कि गायों को यहाँ से कहीं खेत के जंगल के रास्ते अपने गांव ना ले जाना पड़ जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद हो गया था, चारा आना बंद हो गया था। अब चारा आना बंद हो गया, अब सोचिए, इमेजिन कीजिए 20 गायें थी, और उसके साथ छोटे बड़े बछड़े वछड़े मिला के लगभग 30 जानवर था मेरे पास। उनके लिए चारा कितना चाहिए, डेली बहुत चारा लगता था, और चारा आना बंद हो गया है, सप्लाई बंद हो गया है। जो फॉडर शॉप थे वो सब मतलब ब्लैक में बेचना शुरू कर दे। जो चारा चोकर का जो बोरा उस समय 900 950 रुपये का आता था, वो चोकर का बोरा 2500 रुपये वो लोग बेचने लग गए। जो कुट्टी हमारा उसमें लगभग 6 रुपये केजी का पड़ता था, वो कुट्टी 20 रुपये केजी बेचने लग गया। तो उस समय ऐसा था कि पहले तो गायों को जिंदा रखना, हमें ये भी नहीं पता था कि लॉकडाउन कब तक चलेगा। तो वैसे सिचुएशन में जितना भी हमारे पास चारा था, उसी में हम लोगों को जिंदा रखना था गायों को। तो इसलिए हम लोग प्रोडक्शन के पर्पस से चारा नहीं देने लगे गाय को, हम लोग बस उसको जीवित रखने के पर्पस से कम कम मात्रा में चारा देने लगे, ताकि वही चारा लंबा चल सके। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उस समय जो हमारा लगभग 150-180 लीटर दूध उस समय भी होता था, वो प्रोडक्शन सीधे गिर के हमारा 60-65 लीटर में आ गया। बहुत ज़्यादा नुकसान उस समय हमको झेलना पड़ा। 2-3 महीने उसी पोजीशन में हम लोग रहे, उसके बाद वो पूरा लैक्टेशन बर्बाद हो गया। मतलब वो पूरा साल, क्योंकि गाय दूध कम करने के बाद फिर से वापस नहीं जाती है कि हाँ भाई आज कम चारा दिए तो कम हो गया, कल ज़्यादा दिए तो बढ़ गया, वैसा नहीं है। वो कम हो गए 2-3 महीने, तो फिर वो पूरा सीजन वैसे ही चला गया। तो वो मेरा बहुत माने भयानक एक्सपीरियंस था। पर हाँ, ये भी एक अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होता है, उस समय भी हुआ वो कोविड के बाद,
कि इस सिचुएशन को, अगर इस त्रासदी को मैंने झेल लिया, तो शायद अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझको इस बिजनेस में बैठा दे। रोक उस सके। समय मेरा जो सर्वाइवल मुझको आज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। तो यही है, उतार चढ़ाव हुए उस समय, फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग हमको इन्वेस्टर मिले, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट लोगों ने मदद किया दिया, तो उस तरीके से फिर से हम आगे बढ़ पाए हैं। और अभी जैसा कि बताए, एक जो डिजायरस प्रोजेक्ट था मेरा बहुत खास, जिसके लिए मैं बहुत समय से सोच रहा था, वो अब साकार हो पाएगा हमारा, क्योंकि वो अब जाके लोन मिला है बहुत मुद्दत से। और वो भी लोन तभी मिला जब मुझको वो गवर्नमेंट की स्कीम मिली तब, शायद वो ना मिला होता तो लोन भी नहीं मिलता। तो अभी उस पे काम करना है, आगे देखते हैं ऊपर वाले की मर्जी। 10,000 लीटर पर डे प्रोसेस करने के बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आगे जाएंगे। वो हमारा टारगेट है 1 लाख लीटर का, वो हम 5 साल के अंदर अचीव करना चाहते हैं। तो सर, जैसे आपने अपने बहुत सारे डिग्रीज के बारे में बताया, आपने इंजीनियरिंग का डिग्री आपके पास है, आपके पास मैनेजमेंट का है, आपके पास एमबीए का है। तो सर, इन सारी डिग्रियों और उनसे मिलने वाली नौकरी को छोड़ करके आपने जब इस व्यवसाय के बारे में, जब अपने मतलब इस व्यवसाय में जब आप आए, तो आपके घर वालों का प्रतिक्रिया क्या रहा? भयंकर अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत भयंकर रिएक्शन था, क्योंकि कोई भी, हर इंसान जानता है और हर इंसान एक्सपेक्ट भी करता है कि आईएम में जब होगा लास्ट तो प्लेसमेंट बढ़िया मिलता है। मुझको भी ऑफर हुआ था, तो घर वालों की एक उम्मीद थी, क्योंकि वो लोग इंजीनियरिंग के समय से इंतज़ार कर रहे थे कि काफ़ी पैसा भैया के पढ़ाई में लगा है, भाई के पढ़ाई में लगा है, तो अब जब इसका वो पे आउट करने का समय आ रहा है तो अब अच्छा खासा पैसा इसको मिलेगा और हम लोग को भरपूर देगा। ठीक है, तो मेरा जब डिसीजन आया कि मैं नहीं करूँगा नौकरी, मैं बिजनेस करूँगा, तब सभी लोग अपसेट हो गए। सभी लोग अपसेट हो गए और बहुत मतलब उस चीज़ को नेगेटिव वे में उन्होंने लिया कि ये लड़का लापरवाह है, हम लोगों की चिंता नहीं करता, हम लोगों की फिक्र नहीं करता है, बस अपने मर्जी का किए जा रहा है। पर मेरे अंदर एक विज़न था जो मैं चाहता था मैं करना, मैं उस सपने के पीछे भाग रहा था, तो मैं उस चीज़ को उस समय समझा भी नहीं पाया घर वालों को। तो कुछ थोड़े अजीब कमेंट्स भी मिलते थे कि तब, मतलब क्या बोले, अभी उस सब चीज़ों का जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूँ, पर था, मुश्किल दौर था वो, क्योंकि एक तो मैं बिजनेस करने के लिए आ गया नौकरी छोड़ के, दूसरा चुन लिया डेयरी सेक्टर। अब 100 में से अगर पूछोगे आप तो 100 में से 99 लोग बोलेंगे डेयरी सेक्टर लॉस का सेक्टर है, मत जाओ। मतलब इसके बारे में मार्केट में नकारात्मक ही बात करते हैं लोग। तो इस वजह से घर वाले और डरे हुए थे कि पता नहीं ये क्या करके मानेगा ये लड़का। तो इस तरीके से थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था, पर मेरे अंदर एक विश्वास था कि नहीं, एक समय आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं उसी के साथ अपने, और चूंकि मैंने पढ़ाई की, जब मैं एमबीए कर रहा था एम में, तब मुझको जितने साथी मिले वहाँ पे, जो देश के अलग अलग कोने से आए हुए थे, अलग अलग तरह के परिवार से आए हुए थे, कोई बिजनेस फैमिली से था, तो कोई अच्छे बड़े बड़े आईएएस आईपीएस के परिवार से था। तो वहाँ पे समझ में आया कि एक ही तो जीवन है, इसको बर्बाद नहीं करना है, इसको इस्तेमाल करना है सही तरीके से। जो करना चाहते हैं वो करने के लिए पूरा एनर्जी लगाना है, कोशिश करना है। और नहीं होगा तो फिर तो वो साधारण जीवन तो हर कोई जी रहा है, हम भी जी लेंगे, पर कम से कम एक प्रयास तो करें, एक कोशिश तो करें। तो उसी के साथ में ये सब करता रहा। वही मुझको एक तरह से कहे तो पॉजिटिव एनर्जी देता रहा इन सब चीज़ों को झेलने के लिए, नेगेटिविटी को। अब आपके पास 20 से अधिक गायें हैं और 150 से 170 लीटर दूध निकलता है। यह सफलता आपने कैसे हासिल की? क्या इस सफलता से आप संतुष्ट हैं या फिर आप और कुछ ज़्यादा चाहते हैं? एक तो आपने बताया सर कि आपने प्रोसेसिंग प्लांट का सोचा है, तो उससे बढ़कर आप और क्या सोच रहे हैं? देखिए, सफलता, जैसे कि मैंने बताया, मैं इसको सफलता अभी तक तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटे स्तर पे काम कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे रांची का, तो डेली का डिमांड है 2.5 लाख लीटर दूध का। ठीक है, पूरे स्टेट का देखेंगे तो लगभग 4.5 लाख लीटर दूध का डेली का डिमांड है। तो
उसके सामने अगर 150 लीटर दूध देखें तो कुछ भी नहीं है, मतलब 0.00001% भी नहीं है। तो मैं तो इसको मानता ही नहीं कि मैं सफल हुआ। हाँ, एक चीज़ में मैं सफल हुआ हूँ, स्किल जो मुझको सीखना था, इस काम को जो सीखना था, वो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाया हूँ। ये नहीं कहूँगा कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, पर बहुत कुछ सीख चुका हूँ। इतना सीख चुका हूँ कि मैं इस बिज़नेस को अच्छे से चला पाऊँ। तो उस लिहाज से अगर देखूँ तो एक सीढ़ी में एक स्टेप ऊपर चढ़ा हूँ सफलता की, पर अभी बहुत दूर जाना बाकी है। अभी तो पहला ही सीढ़ी मैंने चढ़ा है। और सिर्फ दूध बेचना ही मेरा एक टारगेट नहीं है। मेरा, जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया था, मेरा पर्पस है लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। कैसे? जिससे ऐसा कुछ काम करके जिससे मेरा भी अपना आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाए, मेरा भी घर परिवार चल सके और कम से कम 1000 लोगों का परिवार चल सके। तो इस सेक्टर में जब आएंगे आप, डेयरी के सेक्टर में, तो इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़े, जो एक इकोसिस्टम होता है ना, उस तरह से आप देखेंगे तो डेयरी उसका एक मेन सेंटर पॉइंट है, कह लीजिए। बाकी सभी चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूमती है। इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेयरी। क्यों मैं बता रहा हूँ, आप अगर ऑर्गेनिक फूड के बारे में अगर जानते हैं, तो आज जितने हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी जो भी वेजिटेबल्स, जो भी फूड हम लोगों को मिल रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा मिलावट होता है। मिलावट इन द सेंस ऐसा नहीं कि खाने की चीज़ों में ऊपर से जो मिलावट हो रहा है उसमें पॉलिशिंग हो रहा है या उसमें नकली चीज़ें मिलाई जा रही है, वो नहीं। मिलावट उसमें अंदरूनी तरीके से भी होता है। जब खेती होती है तो यूरिया और डीएपी का जो रासायनिक खाद है, उसका इस कदर आजकल इस्तेमाल हो रहा है कि वो खाने में, जो फ्रूट है, जो भी वेजिटेबल है, उसमें तो वही यूरिया डीएपी का ही बहुत ज़्यादा अंश है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, सेहत के लिए। तो आज बड़े शहरों में लोग जागरूक हो रहे हैं खान पान को लेके, और वो ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड में ये रासायनिक खाद को दिए बगैर जो जो मैंने खाने की चीज़ें उत्पादन की जाती है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फूड। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गोबर। जो गोबर है वो नेचुरल एक तरह से फर्टिलाइजर है, और ये नहीं होगा तो ऑर्गेनिक फूड का इंडस्ट्री चल ही नहीं सकता है। तो अब गोबर को कोई डायरेक्टली यूज़ कर रहा है, कोई वर्मी कंपोस्ट बना के यूज़ कर रहा है, या किसी और फॉर्म में उसको यूज़ कर रहा है ना। तो डेयरी जब करते हैं तो हमें दूध तो डायरेक्टली हमको जो मिल रहा है दूध उससे, और दूध से हम अलग अलग तरह के बाय प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, दूध अगर हमारे पास है तो हम स्वीट शॉप भी खोल सकते हैं कल के समय में। बड़ा बड़ा स्वीट शॉप, चाहे आप जफन स्वीट्स देखिए, यहाँ पे पंजाब स्वीट्स देखिए, या और भी बहुत सारे हैं जो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डेयरी का अपना बैकअप है। तो एक वो हो गया। दूसरा चीज़ हो गया जो मैं बताया कि आप वर्मी कंपोस्ट, चूँकि गोबर मेरे पास बहुत ज़्यादा, मान के चलिए कल के समय में मेरे पास 1000 गायें होंगी, तो 1000 गायों का जो काउडंग है, गोबर है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में होगा। तो उससे मैं वर्मी कंपोस्ट भी बना सकता हूँ, वर्मी कंपोस्ट का भी बिजनेस कर सकता हूँ, और उसी कंपोस्ट को या उसी खाद को मैं यूज़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग करके भी उसको भी, आज अगर देखेंगे तो ऑर्गेनिक फूड की बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ से आती है। यहाँ से सप्लाई, माने इंडिया से गल्फ़ कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सप्लाई जाता है। तो ये एक स्कोप है बहुत बड़ा, जिसमें मैं एंट्री करूँगा बाद में, जब डेयरी सेटल हो जाएगा सही तरीके से। उसके बाद ऑर्गेनिक फूड के मार्केट को भी मैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी जाऊँगा और ऑर्गेनिक फूड के मार्केट को भी पकड़ूँगा। और भी बहुत सारे डाइवर्स सेक्टर इससे निकल के आएंगे, वो चलते चलते पता चलेगा। तो सर, जैसे आप अपने डेयरी व्यवसाय के जरिए हमारे आदिवासी समाज और संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने गांव के युवाओं को भी इसमें जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो नेक्स्ट जो मेरा प्रोजेक्ट है वो अपने गांव में ही लगाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो पुश्तैनी ज़मीन है, वो काफ़ी ज़मीन है हमारे पास, जो जहाँ पर मैं मतलब 1000 गायों का डेयरी भी कर सकता हूँ, प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा सकता हूँ, और 1000 गायों के लिए भरपूर हरा चारा भी उत्पादन कर सकता हूँ। उतने खेत और उतनी ज़मीन है हमारे पास और हमारे गाँव में लोगों के पास। तो उससे पूरे गाँव को रोज़गार मिल जाएगा, और हम लोग जो नियर बाय सिटी है, हमारा हजारीबाग शहर है, रामगढ़ शहर है, उन सब जगह में, कोडरमा है, इन सब गिरिडीह है, इन सब जगह में वहाँ से दूध सप्लाई कर पाएंगे। तो वो भी काफ़ी बड़ा मार्केट है, और उसके लिए अभी प्लानिंग चल रही है।
तो सर जैसे आज का यह जो पॉडकास्ट है आदिनिवास की ओर से हो रहा है, जी। आदिनिवास पूरे देश का पहला ट्राइबल ऐप होगा हम्म, जो जल्दी लॉन्च होने वाला है और जल्दी प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध होगा। इस ऐप को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य है, हम इस ऐप के माध्यम से पूरे देश के आदिवासी समाज को एक प्लेटफॉर्म में लाना चाहते हैं ताकि हम सभी मिलकर अपने आदिवासी समाज को सुदृढ़ और मजबूत बना सके। जी। तो आपको क्या लगता है, आप प्लेटफॉर्म की सहायता से हम इस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर ये पहल है आप लोगों की। और इस जरिए पूरे देश के अगर आदिवासियों को जोड़ा जा सकेगा तो इससे बढ़िया पहल मैं नहीं मानता हूँ आदिवासियों के विकास के लिए कोई अब तक हुआ होगा। क्योंकि हर फील्ड के लोग हैं आदिवासी समाज में। आप चले जाएंगे गुजरात के आदिवासी, तो आज मैं जो काम कर रहा हूँ वहाँ के आदिवासी शायद बहुत पहले से कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे अमूल कंपनी है, जो वहाँ पे आनंद डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास का एरिया है, वहाँ पे जितने भी आदिवासी हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस लाइन से जुड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि मेरा कोई डायरेक्ट लिंक अभी तक नहीं था वहाँ, तो मैं उनसे संपर्क नहीं कर पाया। लेकिन मुझको पूरा विश्वास है आपके माध्यम से, आपके इस काम के माध्यम से काफ़ी लोगों से मुझको जुड़ने का मौका मिलेगा। और इसी तरह और भी अलग अलग सेक्टर्स के जो भी लोग होंगे उनको देश के अलग अलग कोने से एक्सपर्ट लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और साथ ही जितने भी उद्यमी हैं, अभी जो बहुत संघर्ष करना पड़ता है जो हम लोगों को, आदिवासी लोगों को फंड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मुझको पूरा विश्वास है कि आप लोगों के इस जो पूरे देश के आदिवासियों को कनेक्ट करने का जो विज़न है, उसके जरिए आदिवासी समाज के सभी उद्यमियों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। मुझको इसका पूरा विश्वास है। तो आप लोगों का ये पहल बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा है। और मुझको आप लोगों के साथ जोड़ने के लिए मैं आपके पूरे टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सर जैसे अभी हमारे समाज में बहुत से युवा अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन डर या संसाधनों की कमी से रुक जाते हैं। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरे युवा साथियों को बस इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि जीवन एक ही है, एक ही जीवन मिला है, इसी में जो करना है, जो पहचान बनानी है, जो मुकाम हासिल करना है वो करना है। दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो लाइफ में कभी भी ये अपने लिए कुछ मत छोड़ना कि कल के समय में जाके कहना पड़े कि अरे मैं ये किया होता तो आज मैं ऐसा होता, आज अगर उस समय मैंने ये किया होता तो आज मैं इस मुकाम पे होता। तो इसलिए मैं कहूँगा, अगर आपको पूरे दिल से विश्वास है कि मैं ये करके ये हासिल कर सकता हूँ, इस जगह तक पहुँच सकता हूँ, तो बिल्कुल कीजिए। एटलीस्ट हमारा जीवन का जो 30 साल का समय है, शुरुआत का 30 साल का समय, जिसमें और अमूमन पढ़ाई लिखाई हमारा 20-22 साल में, 24 साल में सभी का पूरा हो जाता है। उसके बाद जो 5-6 साल का समय होता है, उस समय में आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है उसको खुल के कीजिए। आपके घर वाले आपके विरोध में आएंगे, आपके चाहने वाले, आपके करीबी लोग हो सकता है आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप उसको अदरवाइज मत लेना, आप पॉजिटिव वे में लेना और अपने काम के प्रति ईमानदारी से काम करते जाना। और 5-7 साल में अगर आप सेटल हो गए तो आपको भी उस समय में समझ में आ जाएगा कि इसमें आगे जाना है या नहीं जाना है। बाकी उसके बाद आपके पास अगर वापस भी लौटना है तो बहुत समय है। आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या दूसरे तरीके से जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी समय है। तो इसलिए रिस्क लेने से बिल्कुल ना डरे, रिस्क ले, खुलकर रिस्क लें। और एक और बात कहना चाहेंगे, क्योंकि आज आप देखेंगे हर एक चीज़ पैसे से इन्फ्लुएंस होती है। हर एक चीज़, चाहे वो राजनीति हो, राजनीति में बैठे हुए लोगों के द्वारा बनाया जाने वाला पॉलिसी हो, या फिर कुछ भी। आप अगर साधारण आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए आप थाना ही चले जाए किसी केस में, पुलिस वाले अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपका केस तक रजिस्टर नहीं करता है। ये है, फैक्ट है, सच्चाई है ये आज के समय में। तो बहुत ज़रूरी है पैसा कमाना, इसलिए अपने आप को सीमित ना करें, अपने सपनों को उड़ान भरने दें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखें। ईमानदारी से, बेईमानी करके नहीं, ईमानदारी से पैसे कमाएं, अपने समाज को सुदृढ़ करें, क्योंकि हमारे समाज को ज़रूरत है। हमारे समाज को अभी बहुत ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की, बौद्धिक
बौद्धिक विकास के क्षेत्र में काम करने की, हमारे संस्कृति को संरक्षण करने के लिए उसमें काम करने की ज़रूरत है। हमारा कोई लिखित इतिहास नहीं है, हमारी संस्कृति को किसी ने अभी तक लिखित रूप में नहीं संग्रहित किया है। इन सब पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए सपने बड़े देखें और निडर होके उड़ान भरें, यही मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, और डरे नहीं। जी, आशा करते हैं सर आपकी बातों को, आपकी इस सफ़र की जर्नी को युवा बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और उन पर चलने की कोशिश करेंगे। सर अंत में आप अपने आने वाले समय को कैसे देखते हैं? अपने डेयरी व्यवसाय, अपने गांव और अपने समाज के लिए आपके क्या क्या सपने हैं? मैं जैसा कि मैंने बताया, मेरी इस जर्नी में बहुत सारे लोगों का योगदान है। बहुत से लोगों ने मुझको, जैसे शुरुआत से मेरे पास एक भी रुपया पूंजी नहीं था, तो आज मेरे पास जो भी है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी साथी ने, समाज के ही किसी व्यक्ति ने मुझको सहयोग किया, तब मैं आज ये कर पाया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम लोग ऐसे मैंने ऐसे रास्ते पे चलते हैं तो चैलेंज बहुत होते हैं, चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, उतार चढ़ाव बहुत सारे होते हैं। जैसे कि कोविड के समय में जो मुझको नुकसान हुआ, उसको मैं 2 साल मुझको लग गया उसको मेंटेन करने में, उसके लिए भी कुछ लोगों से फिर लेना पड़ा था। तो ये उतार चढ़ाव का जो दौर होता है, ये थोड़ा सा पेनफुल होता है, क्योंकि वैसे समय में बहुत बार अपने लोग आपसे विश्वास खो देते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ है, कई लोग रूठे, कईयों को मैंने मनाया, कईयों ने मुझ पर विश्वास रखा, तो ऐसे चलता रहता है। और मैं चाहता हूँ कल के डेट में, आज से जो मैं 5 साल का गोल लेकर चल रहा हूँ कि कम से कम 1 लाख लीटर दूध में प्रोसेस करके बाज़ार में बेच सकूँ, तो वो कर पाऊँगा तो मुझको लगता है मैं बहुत सारे लोगों को रोज़गार तो दे ही पाऊँगा, उसके साथ-साथ जो जिन दिक्कतों से मैं गुजरा हूँ, जैसे आज के समय में आर्थिक तंगी और फाइनेंस की जो व्यवस्था नहीं है हमारे लिए, उससे जूझा हूँ। तो कल के डेट में हो सकता है अगर मैं सफल हो जाऊँ अपने लक्ष्य पे, तो हम लोग एक कॉर्पस फंड बनाए, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोचता हूँ कि जितने भी ट्राइबल उद्यमी होंगे उन लोगों को कनेक्ट करके हम लोग सभी लोग मिला के, थोड़ा थोड़ा मिला के कॉर्पस फंड जनरेट करेंगे, जिसमें हम लोग अच्छा खासा पैसा रखेंगे, ताकि नए उद्यमी जिनको फंड की ज़रूरत है उनको बैंकों के पीछे चक्कर ना काटना पड़े, जूते ना घिसने पड़े। उनके पास कुछ आइडिया है तो डे वन से वो अपने आइडिया पे काम कर सके, आर्थिक बोझ उनके दिमाग में ना हो, वो हम लोग उसको चीज़ को बेयर करेंगे। ये मेरा एक सब सोचना है, और इस तरीके से मैं पूरे अपने आदिवासी समाज के सभी लोगों को, चाहे वो मेरे गांव के हो, चाहे हमारे राज्य के हों, सभी युवाओं को या सभी लोगों को मैं मदद करना चाहता हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी अपनी प्रेरणादायक बातें हमारे साथ साझा की, अपनी संघर्ष की बातों को हमारे साथ रखा, और हमारी युवा पीढ़ी और हमारे जो दर्शक है, आशा करते हैं वो आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी प्रेरणादायक कहानी को सुनेंगे और आपसे मोटिवेट होकर वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करेंगे। सर आदि निवास की टीम से एक बार फिर से आपको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।